Hello everyone, my name is Muhammad and welcome back to my YouTube channel Afifa Angel Vlog. फ्रेंड्स, आज बहुत ही स्पेशल दिन है। आज जितने भी चेन्नई के बीचेस हैं, सारे बीचेस को मैं कवर करने का प्लान किया हूँ मैं। देखते हैं कितना होता है। मरीना बीच तो हम कवर कर चुके हैं, अब जाएंगे एडवर्ड्स एलियट बीच। सही कहें तो बेसन नगर बीच उसका नाम वो है। तो तिरुवान्मियूर बीच, पालावकम बीच, उसके बाद आपको आएगा महाबलीपुरम बीच। देखते हैं, सारे बीचेस को मैं जाने कवर करूंगा। और सबसे आखिरी में आपको आएगा एन्नूर बीच, वो मिस मत कीजिएगा आखिरी में, वो बहुत स्पेशल है हमारे लिए। सारे बीचेस को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, हर बीचेस को मैं जाऊंगा। अगर मुझे लगे कि ये कुछ ख़ास नहीं है तो उससे मैं कट कर दूंगा। अगर मुझे लगे कि ये अच्छी चीज़ है, ये मेरे ऑडियंस को, मेरे फ्रेंड्स को पसंद आएगा, उसे ज़रूर मैं कवर करूंगा। चलिए देखते हैं। Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Afifa Angel Vlogs. My name is Muhammad. फ्रेंड्स, आज सवेरे सवेरे घर से मैं नमाज़ पढ़ने के बाद निकल गया और निकलने के बाद कोवलम की दरगाह और दरमियान में एक और दरगाह आएगी, आपको आप देखेंगे। उसके बाद फिर एक समंदर आएगा, छोटा सा समंदर। उसके बाद हमने ट्रैवल किया महाबलीपुरम, जैसे कि बच्चे खेल रहे हैं अभी, तो वहाँ तक मैं गया। ये कुछ स्टैचू है, जब मैं यहाँ से गुज़र रहा था, ये बेसन नगर है असल में। जब मैं यहाँ से गुज़र रहा था तो बहुत ही मोटिवेशनल स्टैचूज़ मुझे लगे, बहुत पसंद आया मुझे कि रास्ते में जो भी ट्रैवल करें, चाहे कार में, ऑटो में, टू व्हीलर में ट्रैवल करें, उन्हें लगे कि आप अपना सेहत का ख्याल कर सकते हैं, चाहे अकेले या फिर चाहे अपने पालतू जानवर के साथ। आप वॉकिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, अपना सेहत का ख्याल कर सकते हैं। ये लोगों को बताने के लिए वहाँ पर स्टैचूज़ रखा गया, जो कि मोटिवेशनल स्टैचूज़ कहते हैं उसे। बहुत पसंद आया। ये जो दरिया अभी आप देख रहे हैं, ये कोवलम को, बेसन नगर के बाद कोवलम को जाने से पहले एक किनारा है दरिया का। मुझे बहुत अच्छा लगा, सोचा कि कैप्चर करके आपको भी दिखा दूं। जैसा कि काशीमेडू के वीडियो में आपको बता रहा था कि समंदर बहुत शांत है, आज वैसी बात नहीं। आज समंदर बहुत शरारत कर रहा है, बहुत हरकत कर रहा है। आज आप देख सकते हैं, जहाँ पर वो आखिरी पत्थर रखा हुआ है वहाँ तक ही पानी हमेशा रेगुलर आता जाता है, उसकी लहरें। चूँकि आज बहुत हवा तेज़ है, समंदर शरारत कर रहा है, तो आप देख सकते हैं पानी की जो लहरें हैं। मैं इतना दूर खड़ा हुआ हूँ, फिर भी आकर मुझे छू कर जा रही हैं। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी आगे बढ़ने की। खैर, लहरों को तेज़ देखकर बहुत खुश होते हैं लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस काम के लिए आज हम निकले थे, जिस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए हम निकले थे, वहाँ मैं आपको ले चलूँगा। उनके बारे में बचपन में बहुत पढ़ा था मैं। जो मुझे याद है वो मैं आपको बताऊँगा। हज़रत तमीम अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने के रहने वाले थे, और जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये उन्हीं की शुरुआत है। तो हज़रत तमीम अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि सहाबी रसूल हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि लिखा है किताबों में कि वो मदीने के रहने वाले थे। और हज़रत इस कदर जलीलुल क़द्र सहाबियों में शुमार थे कि हज़रत जंग बदर और जंग अहद, इन दोनों जंगों में हज़रत का शुमार है। तो आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े सहाबियों में उनका शुमार होता है। तो ऐसे सहाबी, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म एक मर्तबा हुआ था कि इस्लाम को फैलाने के लिए निकल पड़ो, तो उस वक़्त शायद सन हिजरी 57 या 56 के आसपास हज़रत तमीम अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिंध की तरफ रवाना हो गए।
सिंध समझ लीजिए उस वक़्त हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान में कराची था। हिंदुस्तान में श्रीलंका भी उस वक़्त मौजूद था। खैर, हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बताना नहीं चाहता। तो हज़रत क्या किया, उस वक़्त कराची पहुंच गए। रिवायतों में मौजूद है कि हज़रत तमीम अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कराची में 7 साल रहे। एक और रिवायत में है कि हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कराची में 5 साल तक अपनी ज़िंदगी गुजारे, और बहुत ज़्यादा जो रिवायतें हैं वो 5 साल की बहुत ज़्यादा हैं। बहरहाल हज़रत को जब पता चला कि ये उनका आखिरी वक्त है, जैसा कि बहुत ज़्यादा बुज़ुर्गान दीन को या फिर वलीउल्लाह को, बाज़ वलीउल्लाह या फिर बाज़ बुज़ुर्गान दीन को पता चल जाता है कि ये उनका आखिरी वक्त है, तो हज़रत को पता चला कि ये उनका आखिरी वक्त है। तो हज़रत ने क्या किया, उनके जो करीबी दोस्त थे उनको बुलाया। उनके करीबी दोस्त मतलब ताबईन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो देखे उन्हें सहाबी कहते हैं, और जो सहाबा को देखे उन्हें ताबईन कहते हैं, और जो ताबईन को देखे उन्हें तबे ताबईन कहते हैं। इसमें कुछ शर्तें हैं, जैसे कि मुसलमान होना, मुसलमान की हालत में शहीद या इंतकाल होना। खैर, तो हज़रत ने अपने ताबईन को बुलाया और कहा कि देखो ये मेरी वसीयत है। वसीयत ये है कि मुझे लग रहा है कि मेरा वक्त बहुत ही करीब है, आखिरी वक्त चल रहा है। अगर मैं इंतकाल हो जाऊं तो मुझे एक संदूक यानी एक बॉक्स में, एक संदूक में मुझे बंद करके मुझे दरिया में बहा देना, और साथ ही साथ ये वसीयत की कि एक पर्ची रखा जाए, एक चिट्ठी, एक पेपर, उसमें लिखा जाए कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, और ये बक्सा जहाँ मिले उन्हें वहीं दफन कर देना। ऐसा ये उनकी वसीयत थी। नसीहत और वसीयत में एक छोटा डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा। नसीहत कहते हैं जैसे कि हम अपने बच्चों को कहते हैं, या किसी को कोई बात समझाना है, एडवाइस। हाँ, नसीहत का मतलब है एडवाइस। वसीयत वो है जो आदमी अपने आखिरी वक्त में कहता है, उसकी जैसे कोई ख्वाहिश होती है, जो फरमाइश होती है, उसे कहते हैं वसीयत। तो बहरहाल हज़रत ने अपने दोस्तों, अपने ताबईन को बुलाया, वसीयत की कि ये किया जाए। तो जैसा हज़रत ने कहा, हज़रत का इंतकाल हुआ, तो लोगों ने बहुत ही अच्छा एक संदूक बनाया। बनाने के बाद हज़रत का जो बदन मुबारक था उसे उठाया और रखा, और पर्ची में जैसा जैसा हज़रत ने कहा वैसा ही उस पर्ची में एक पेपर में लिख कर रख दिया। किताब में मौजूद है कि वो जो संदूक था वो तकरीबन 400 साल तक दरिया में बहता गया, यहाँ से वहाँ या फिर वहाँ से यहाँ, ऐसा होता गया। दरमियान में कई लोगों ने उस बक्से को, उस संदूक को पकड़ने की कोशिश की, किसी के हाथ नहीं आया, ऐसा लिखा हुआ है। आखिरकार नसीब देखिए, अल्लाह की मर्ज़ी देखिए कि उसे एक मरतबा कोलम आना ही था, तमिलनाडु या फिर हिंदुस्तान आना ही था। हज़रत का बक्सा यहाँ पर आया। यहाँ के जो उस वक़्त के मछली पकड़ने वाले थे, कईयों ने कई बार कोशिश कर ली, किसी के हाथ नहीं आया। सिर्फ यही नहीं, दरमियान में जब हज़रत वहाँ से यहाँ तक सफ़र करते हुए आए, तो दरमियान में भी कई लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, किसी के हाथ नहीं आया। तो यहाँ के मछली वाले उसे पकड़ने की बहुत कोशिश किए, किसी के हाथ नहीं आया। उसके बाद जो यहाँ के हाकिम वक्त थे, मतलब समझ लीजिए बहुत बड़े ज़िम्मेदार या कोई बहुत बड़े आदमी थे, तो उन्हें जाकर ख़बर थी। इत्तिफ़ाक़न उस वक़्त वो मुसलमान थे, तो वो गए। वो जाने के बाद जैसे ही संदूक को वो हाथ लगाना शुरू किए, संदूक अपने आप उनके पास आ गया। तो जैसे ही खोला तो सब वहाँ पर मौजूद थे, चूँकि बक्सा आ नहीं रहा था हाथ में। जैसे ही उस बक्से को, उस संदूक को खोला गया, सब के सब चकाचौक हो गए। क्यों? क्योंकि चेहरा उनका इतना रोशन था।
वो देखते ही समझ गए कि ये कोई मामूली इंसान तो है नहीं। तो खैर पर्ची वो उठाया हाथ में, पर्ची में साफ साफ लिखा हुआ था कि ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबियों में से एक मशहूर सहाबी हज़रत तमीम अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। इनकी वसीयत थी कि ये जहाँ भी जो कोई इन्हें पाए, जिस जगह पाए उसी जगह दफन करें। तो लोगों ने देखा कि ये सहाबी रसूल हैं, चलिए इनकी वसीयत पूरी करते हैं कहकर जहाँ ये बक्सा, ये संदूक उस वक़्त के हाकिम वक्त को मिला, उन्होंने जनाजे की नमाज़ पढ़ाई, ख़ुद पढ़ाई उन्होंने, और पढ़ाने के बाद हज़रत को उसी जगह जहाँ पर दरिया में इन्हें मिला दफन कर दिया गया। चलिए आज आपको हज़रत की ज़ियारत करवाता हूँ। वैसे वहाँ पर फ़ोटोग्राफ़ी करने के लिए मना कर रहे थे, फिर भी जैसे तैसे करके मैं पहुँच ही गया और हज़रत की ज़ियारत मुझे भी नसीब हुई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मैं सोचा कि यहाँ से घूमकर पूरी दरगाह आपको मैं दिखाऊं, तो वहाँ भी रास्ता बंद था, और जहाँ पे हज़रत की क़ब्र मुबारक मौजूद है वहाँ भी रास्ता बंद है। तो पूरा रास्ता बंद करके रखे हैं, शायद शाम में 5 बजे या 4 बजे खोलते। तो देखिए हम यहाँ पर आ गए। अभी यहाँ पर जो 2 लोग बैठे हैं ये मना कर रहे थे फ़ोटो वीडियोस खींचने से, फिर भी जैसे तैसे मैं उनसे इजाज़त मांग कर, रिक्वेस्ट करके हज़रत की बहुत ही छोटी तस्वीर आप कह लीजिए या फिर क़ब्र मुबारक कह लीजिए, तो वो मैंने हासिल कर ही ली। अस्सलामु अलैकुम या सहाबी रसूल। तो कोवलम का यहाँ तक ही था। इसके बाद हमें निकलना था आगे, महाबलीपुरम भी जाना था, और ये एक स्पेशल जगह है हमारी फैमिली के लिए। ये जो दरिया आप देख रहे हैं ये बिल्कुल हज़रत की जो दरगाह थी, जो जहाँ पे क़ब्र मुबारक मौजूद थी, उसके पीछे का ये हिस्सा है। और वहाँ पर जो दूर एक चट्टान आपको नज़र आ रही है, वहाँ पर हमारा खेलना बहुत पसंद है। हम जब भी कोवलम बीच आते हैं फैमिली के साथ, तो उसी चट्टान के पास जाकर हम लोग वहाँ पर बैठकर बच्चों के साथ खेलते हैं। ये क्यों, ये आपको आगे पता चलेगा। आप देख सकते हैं जो चट्टान मैं आपको दिखा रहा हूँ, दूर से नज़र आ रही है आपको, वहाँ पर यहाँ से जो ये रेड कपड़े वाली एक औरत जा रही हैं, यहाँ से तो लहरें आती ही हैं। चट्टान को टकरा कर पानी कभी कभी वहाँ से आता है, तो उधर से भी पानी कभी कभी आएगा, और यहाँ से तो पानी आता ही है। और कभी कभी चट्टान से टकरा कर एकदम बीच से पानी, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी यहाँ से और वहाँ से पानी का संगम हो रहा है। तो हम कभी कभी यहाँ जाकर बैठ जाते हैं यहाँ के लहरों को देखने के लिए। अचानक से पीछे से पानी आता है, जैसे कि समझ लीजिए कि आप पीछे से कोई अचानक से वार कर दे। तो ये बहुत ही फ़न की जगह है, बहुत ही मज़ेदार की जगह है। अगर आपको दरिया जाना है, लहरों से बहुत लगाव है, पानी में बहुत खेलने का शौक़ है, तो इस जगह पे जाके ज़रूर बैठिएगा और आप याद करेंगे मुझे वहाँ जाने के बाद। इधर आप कह सकते हैं 3 तरफ से पानी आता है। इस चट्टान में बहुत सारे लोग जाके खड़े हो जाते हैं, जो कि थोड़ा डेंजर है। अगर सही तरीके से शू चप्पल अगर हो तो सेफ। देखिए पानी, देखिए आप कैसे आ रहा है एकदम से। लोग वहाँ बैठते हैं ताकि सामने जो लहरें आएँ उसका वो सामना करें, उसका मज़ा लें। अचानक पीछे से लहर आ जाती है जिसका उन्हें कोई तसव्वुर, कोई ख्याल नहीं रहता। चूँकि मैं भी इस जगह का बहुत ख्वाहिशमंद हूँ, मुझे बहुत पसंद है इस जगह जाकर खड़ा होना। तो मैं भी फिर से एक बार इस छोटे से चट्टान में चढ़ा, इस पत्थर में चढ़ा और पानी का मज़ा लेता रहा, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ खड़ने का मज़ा बहुत अच्छा रहता है। लहरें उन छोटे छोटे पत्थरों को टकराकर एकदम से हमारे चेहरे पे आकर गिरेंगी। तो वैसा कोई एक लहर मिल जाए, वैसा कोई एक नज़ारा मिल जाए, इसीलिए बहुत देर तक मैं खड़ा रहा कि एक बार जो लहरें हैं
वो पत्थर से टकराकर मेरे चेहरे तक आकर आ जाएं, मुझे छू जाएं। इसके बाद मैं यहाँ का इस कोवलम का जो सफ़र है यहाँ पर आज समाप्त कर दूँ, ख़त्म कर दूँ और आगे जो कि महाबलीपुरम है वहाँ मैं चलूँ, ऐसा मेरा ख्याल था। बहुत देर तक खड़ा रहा। आप देख सकते हैं यहाँ के छोटे छोटे चट्टान या फिर पत्थरों से पानी लगकर कितना ज़ोर से पानी यहाँ पर आता है। मरीना बीच जो स्पेशल है वो वहाँ की जो मिट्टी है, बैठने का जो नज़ारा है वो रात में बैठने के लिए बहुत अच्छा रहता है। ये मरीना का स्पेशल है कि लोग वहाँ पर हमेशा शाम में आते हैं। पानी में जो नहाने के जो लोग होते हैं वो मरीना कभी नहीं जाते। और जिन्हें देखिए मेरे मुंह में पानी आ रहा है अभी, और हाँ मेरे नमकीन पानी मेरे मुंह में आ गया अचानक। और जिसे नहाने का जो पसंद है ना, जो लोग दरिया में नहाना चाहते हैं वो जो है स्पेशली कोवलम आते हैं। वहाँ की मछली बहुत पसंद है, बहुत तरोताज़ा मिलेगी कोवलम की मछली स्पेशली। और यहाँ का पानी इतना साफ़ सुथरा रहता है, कोई कचरा नहीं रहता, तो हम यहाँ आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक और दरगाह आप देख सकते हैं। कोई ख्याल नहीं था, कोई तसव्वुर नहीं था मुझे। मैं वहाँ से निकल के महाबलीपुरम जा रहा था तो अचानक मेरे लेफ्ट के साइड एक और दरगाह मुझे नज़र आई। सोचा कि चलिए दरगाह की ज़ियारत कर लेते हैं। तो बहुत दूर चलकर आया मैं, ऐसा नहीं कि एकदम गाड़ी से उतरें चले जाएं, ऐसी बात नहीं। बहुत दूर चल के आना था, गाड़ी जा नहीं सकती क्योंकि दरमियान में मिट्टी थी। तो वहाँ तक मैं आया और यहाँ देखिए, यहाँ पर इन बुज़ुर्ग की, इन वली की ज़ियारत हमें आराम से मिल गई। कोई नहीं थे आसपास। इनका नाम भी आपको मैं बताऊँगा, स्क्रीन पर भी दिखाऊँगा मैं आपको आराम से। इनका नाम है शाह कादरी बाबा, ऐसा कुछ नाम वहाँ पर लिखा हुआ है। होंगे बहुत बड़े अल्लाह के वली होंगे, तभी यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। अब देखिए बहुत सारे जो अल्लाह के वली होते हैं, बुज़ुर्गान दीन होते हैं, वो अक्सर या तो दरिया के किनारे होते हैं या तो पहाड़ों में होते हैं। तो चलिए वहाँ का सफ़र हुआ और ये हम यहाँ पर आ गए महाबलीपुरम अंदर आए, अपनी गाड़ी जो है पार्क करवा दिए, टिकट हम ले लिया 40 रुपये का और हम अभी आगे चलते हैं। महाबलीपुरम के बारे में लोग कहते हैं, ऐसा मैंने कई वीडियोस में मैंने देखा कि इससे पहले जो ये जितने भी नज़ारे आप देखेंगे, जितने भी स्ट्रक्चर्स आप देखेंगे, जैसे कि ये और जितने भी आप वहाँ की मशहूर इमारतें आप देखेंगे, सब का सब पहले पानी में डूबा हुआ था, ऐसा लोग कहते हैं। ऐसा किताबों में मौजूद है। मैंने कई सारी हिस्ट्री मैंने देखी ताकि आपको सही बात बताऊं। तो सारा का सारा जो महाबलीपुरम का ये जो स्ट्रक्चर है, ये सब का सब पहले पानी में डूबा हुआ था। किसी को इस बात की खबर ही नहीं थी कि ऐसी कोई जगह यहाँ पर मौजूद है। अचानक से ये लाइट टावर है, मैं ये आपको आखिरी में इसका नज़ारा करवाऊँगा। तो अचानक से ऐसा हुआ कि समंदर का पानी एकदम से खींचता हुआ अंदर चला गया। जैसे ही पानी अंदर चला गया तो वहाँ के जो लोग हैं बहुत ही शॉकिंग तरीके से आकर देख के शॉक होने लगे कि इतनी बड़ी दुनिया, इतना बड़ा स्ट्रक्चर। तो लोग देखते ही रह गए। तो मैं यहाँ पर आया। ये मेरी पहली बार मैं महाबलीपुरम आया हूँ। इससे पहले कभी भी मैं महाबलीपुरम कभी भी नहीं आया। ये मेरा पहला सफ़र था और महाबलीपुरम के बारे में कभी भी मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं, कुछ सुना भी नहीं। बस वहाँ पर एक राउंड शेप में एक पत्थर है जो कभी किसी के डिखलने से नहीं गिरता, उसके बारे में सुना था बस। बाकी आगे पीछे कुछ उसके बारे में मुझे ख़बर नहीं। तो ये लाइट टावर है, तो आगे पीछे उसके बारे में मुझे कुछ ख़बर नहीं। मैं ऐसे ही एक रैंडम तरीके से महाबलीपुरम आया। तो वहाँ की इमारतें देखकर, वहाँ की बनावट देखकर, वहाँ की सजावट देखकर मैं बहुत चौंक हो गया। ये देखिए, आप रास्ता देखिए, बनाने वाले ने क्या खूबसूरत तरीके से बनाया है इस रास्तों को।
तो आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा कैमरा को फास्ट कर दिया है ताकि व्लॉग जो है वो जल्दी ख़त्म हो। बहुत लंबा व्लॉग है मेरा, आप यकीन नहीं करेंगे, पूरा 1 घंटा से 1.5 घंटे के बीच में मेरा व्लॉग था। उतना मैंने शूट किया था जाकर, लेकिन चूँकि आपका वक्त भी बहुत कीमती है इसलिए थोड़ा थोड़ा कट करके आपको जैसे तैसे सब कुछ कवर करने की कोशिश किया। हालांकि जितना मैं व्लॉग में दिखा रहा हूँ ये पूरा महाबलीपुरम तो नहीं है, आधा समझ लें आप। मुझे चूँकि इसके बारे में कुछ ज़्यादा इल्म नहीं है, तो जहाँ जहाँ गया मैं जितना मुझसे हो सका सब कुछ मैं शूट किया। और इसके बारे में डिटेल भी मैं आपको कुछ नहीं बता पा रहा हूँ, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि मुझे इसके बारे में कुछ इल्म नहीं है। और जो मेरे फ्रेंड्स, हिंदू फ्रेंड्स इसे देख रहे हैं, आप यकीन रखें कि इसके बाद अगले 1 साल या 1.5 साल के बाद जब मैं दोबारा यहाँ पर आऊँगा तो इसके बारे में पूरी जानकारी, पूरी डिटेलिंग में करके, पढ़ के, सुनकर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी के साथ मैं व्लॉग में आपको बताऊँगा। तो ये देखिए कितना खूबसूरत, ये देखिए सीढ़ियाँ देखिए। इस पहाड़ में जाने का मुझे मन किया, मैं चढ़ा ऊपर, मैं सोचा कि पूरा जाऊँ ऊपर। एक कमरे की तरह आपको नज़र आएगा। अगर मैं किसी चीज़ों को मैं गलत कह रहा हूँ तो उसे माफ़ कर दें, मुझे उनका नाम पता नहीं। जैसा कि मैं बताया अगले ब्लॉग में मैं प्रॉपर तरीके से बोल दूँगा। तो पहाड़ के ऊपर मैं गया, बहुत शौक़ से गया। जाने के बाद वहाँ पर एक कमरे के जैसा आपको नज़र आएगा, तो वहाँ के सीधे रास्ते से, उधर से राइट साइड से मैं गया और जाने के बाद लेफ़्ट साइड से आ गया। जहाँ यहाँ जो ये दिख रहा है वहाँ पर, ये इसका पिछला रास्ता है, मैं आपको आगे जाकर दिखाऊंगा। तो यहाँ से तो मैं आराम से निकल गया, ये यहाँ से गया और यहाँ का सामने का फुटेज मैं निकाल लिया। ये आप देख सकते हैं, ये कमरा है, कुछ खिड़कियाँ भी आपको नज़र आएंगी। तो हो गया काम, चले यहाँ से चलते हैं। ये मैं रैंडम तरीके से निकल गया, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं। आधा रास्ता पार करने के बाद मुझे पता चला कि जैसा कि आप देख सकते हैं, अपने आप को बचते बचाते मैं यहाँ से बाहर निकला और इसके बाद हाँ, ये देखिए, ये भी देखिए यहाँ के रास्तों की सजावट कितनी खूबसूरत तरीके से बनाई है। यहाँ पर एक और नज़ारा है, इसका नाम तो मुझे पता नहीं। व्लॉग चूँकि बहुत आधा घंटा करीब है, तो जल्दी कवर करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। ये भी एक खूबसूरत नज़ारा है। आपको लगेगा कि बस फ़ोन में ऐसा लग रहा है, लेकिन जब आप सामने जाकर इसे देखेंगे, यहाँ की खूबसूरती को देखेंगे, तो आप भी काबिल इससे तारीफ़ करेंगे। ये शायद कुछ एंट्रेंस है, यहाँ पर कुछ लोग बैठते थे और यहाँ पर कुछ लोग बैठते थे, ऐसा कमरे की तरह कुछ लग रहा है ये। और ये है अर्जुनास पेनांस जिसे कहते हैं। इसका एक और नाम भी है, रॉक रिलीफ। बिल्कुल अंदर जाकर मैं आपको ये नज़ारा दिखा रहा हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, ये है लाइट टावर। यहाँ पे बहुत भीड़ थी, फिर भी जैसे तैसे क्यों में खड़ के मैं ऊपर आ ही गया। आने में बहुत वक्त लगता है यहाँ पर, मतलब आपको वहाँ पर भेजेंगे 15 आदमी यहाँ ऊपर रहेंगे। जो बाकी की भीड़ है वो बिल्कुल नीचे रहेगी। तो ये है सामने का नज़ारा आपको। जितना भी आप देख रहे हैं सबका सब ये चोलास और पल्लवास
जो ज़माने में यहाँ पर ज़िंदगी गुजार के गए हैं, ये उन्हीं का नज़ारा है। बहुत बड़ा है महाबलीपुरम, पर मैं आपको समझ लीजिए 25% ही कवर कर पाया हूँ। और जब हम नीचे उतरे, ये देखिए, जब हम नीचे उतरे तो सीढ़ियाँ देखिए आप कितने डेंजर तरीके से हैं, कभी भी कोई भी फिसल सकता है। और जब यहाँ से लोग उतर के नीचे जा रहे थे या फिर चढ़ रहे थे तो अपना सर पकड़ कर बैठ रहे थे। तो ये था लाइट टावर का छोटा सा एक ट्रैवल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुए ताकि इसकी खूबसूरती मैं आपको दिखा सकूं। और ये देखिए, ये ज़रूरी चीज़ है, यही देखने के लिए मैं महाबलीपुरम आया। और इसका नाम है श्री कृष्णा बटर बॉल, और इसका तमिल में इसका जो नाम है वो वान इरई कल है। यहाँ मैं आया इस बटर बॉल को देखने के लिए मैं आया, इस पत्थर को देखने के लिए आया, पर वहाँ कुछ और नज़ारा हो गया। यहाँ पर कुछ स्कूल से एक क्लास के बच्चे आए थे, इतना शरारत कर रहे थे, इतना मज़ेदार तरीके से खेल रहे थे कि जितने भी फॉरेनर्स यहाँ पर आए थे सब इनकी फ़ोटो और वीडियोस लेकर बहुत वो भी खुश हो रहे थे। उस वक्त टाइम जो था उस वक्त 2 बजे थे, इतनी धूप थी वहाँ पर। इन बच्चों को देखकर मेरी सारी थकान दूर हो गई। बच्चे इतना खुशी से खेल रहे थे कि आप यकीन करें कि मेरा बचपन याद आ गया उस वक्त। इन बच्चों की शरारतों को आप देख सकते हैं। मैं तो वहीं रुक गया, चाहे धूप पड़े चाहे पसीना निकले कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों को थोड़ी देर देख कर जाएंगे बोलकर बहुत देर तक मैं यहीं रुका रहा। आप थोड़ा नज़ारा देखें। इन बच्चों को देख के लगता है कि कई साल के बाद इन बच्चों को घुमाने के लिए लेकर आए, इतना खुशी से खेल रहे थे। चलिए, ये जो कृष्णास बटर बॉल जो ऊपर रखा हुआ है या फिर वान इरैकल जिसे कहते हैं तमिल में, इसके बारे में मैं बहुत कुछ सुना हूँ। कहते हैं कि 1908 में जबकि ब्रिटिश गवर्नर मद्रास यहाँ पर थी, तो वहाँ पर एक आर्थर लॉले, उन्होंने आदमियों की सेफ्टी के लिए इस बटर बॉल को यहाँ से हटाने की सेफ्टी के लिए बहुत कोशिश की, हुआ नहीं। और इसकी जो लंबाई है वो 20 फीट है और इसकी जो चौड़ाई है वो 16 फीट है। इसका जो वज़न है ये 250 टन केजी है। चलिए, हमारा महाबलीपुरम का सफ़र ख़त्म हुआ और वापस मैं अपने घर की ओर जा रहा था, तो पता चला कि यहाँ पर एक ब्लू सी नाम का कुछ चीज़ है, कुछ बीच है यहाँ पर। तो सोचा चलिए अंदर जाकर छोटा सा नज़ारा करते हैं। ब्लू बीच जो फेमस है वो एक लग्जरी बीच कहते हैं। वैसे तो लग्जरी बीच बहुत ज़्यादा हैं चेन्नई में, ये कह लीजिए हाँ मिडिल फैमिलियों के लिए एक लग्जरी बीच है। बहुत पाक, बहुत साफ़ सुथरा रहता है ये बीच, यहाँ का पानी बहुत ही अच्छा रहता है। तो मैं वहाँ पे जाके विज़िट किया। तो एक बार पूरा घुमा कर मैं आपको दिखाऊंगा कि ब्लू बीच इतना ही है, ये आपको मैं घुमा कर दिखाऊंगा आगे। उसके बाद आगे जाने के बाद चंद खूबसूरत फ़ोटोज़ में लिया, वो फ़ोटोज़ आपको मैं दिखाऊंगा। मरीना बीच जैसा ही था लेकिन अच्छा था बहुत। ब्लू बीच में जाने के बाद कुछ ख़ास फ़ोटोज़ की खिंचाई मैंने की।
जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये कुछ फ़ोटोज़ हैं। इसको 19.16 के एंगल से मैं फ़ोटोज़ खींचा, लेकिन यहाँ पर अपलोड ठीक से नहीं हुए। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि ये कितने खूबसूरत फ़ोटोज़ हैं यहाँ के। यहाँ तक मेरा व्लॉग अभी समाप्त हो जाएगा। फ्रेंड्स, जितने भी लोग मेरे देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बस इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए जितने भी मेरे फ्रेंड्स देख रहे हैं दुआ में याद रखिएगा, और चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। खुदा हाफिज़।